Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. Dear friends, आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कंट्रोल पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मटेरियल कॉस्टिंग या कंट्रोल के हम लोग डे 1 में देखा था कि हमने कुछ थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। मटेरियल कॉस्टिंग, व्हाट इज मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। और उसके बाद हम लोग लेवल्स ऑफ मटेरियल या इन्वेंट्री या स्टॉक के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस करने वाले हैं हाउ टू कंप्यूट मटेरियल लेवल ऑफ मटेरियल एंड इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है। तो हमारा हेडिंग है आज का हाउ टू कंप्यूट लेवल ऑफ मटेरियल या इन्वेंट्री या हम स्टॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमारा जो लेवल है, कौन कौन सा लेवल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसको जरा हम लोग देखते चले। सबसे पहला हमारा जो लेवल होगा मटेरियल्स का, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर स्टॉक लेवल या इन्वेंट्री लेवल भी कह सकते हैं। रीऑर्डर स्टॉक लेवल तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल हमको कंप्यूट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन, या इसको यूजेस भी कह सकते हैं, या मैक्सिमम डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूजेस, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, बहुत सारा नाम से इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या टाइम, रीऑर्डर पीरियड या टाइम, ठीक है। दूसरा हमारा जो लेवल होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, नंबर 2 मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जैसा कि हम जानते हैं रीऑर्डर लेवल जो होता है हमारा, वो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के बीच का हमारा जो लेवल होता है उसे रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। और मैक्सिमम लेवल जो है हमारा वो सबसे ऊपर का हमारा लेवल हो जाता है। क्या होता है? सबसे ऊपर का लेवल, ठीक है। तो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल जब भी हम कंप्यूट करने जाएंगे तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल से पहले हमने कंप्यूट किया है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, तो हम लोग लिखेंगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर। क्योंकि हमको मैक्सिमम लेवल पे जाने के लिए हमको फिर से कुछ ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब चूंकि हम मैक्सिमम लेवल कंप्यूट कर रहे हैं तो यहां से हमारा माइनस हो जाएगा, मिनिमम वाला जो पोर्शन है हम यहां से क्या करेंगे? डिडक्ट कर लेंगे। कैसे डिडक्ट करेंगे? तो आइए देखते हैं। माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, इसको हम यहां से क्या करेंगे? डिडक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा
मैक्सिमम स्टॉक लेवल। थर्ड में हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए। फिर से हम अपना रीऑर्डर लेवल, इसको हम लोग रीऑर्डर स्टॉक लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मिनिमम जब हम कंप्यूट करते हैं तो उसमें से हम क्या करेंगे, एवरेज या नॉर्मल वाले पोर्शन जो हमारा होता है उसको हम डिडक्ट करते चलेंगे। कौन, एवरेज या नॉर्मल। ठीक है। तो हम लिखेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इसको हम लोग नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए नंबर 4 हमारा जो लेवल होगा उसको हम कहेंगे एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एवरेज जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर पूछेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे हमारा एवरेज स्टॉक लेवल कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन या यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या टाइम। ये हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है कि किसी भी हमको प्रोडक्ट को अगर हम ऑर्डर करते हैं, ठीक ना, तो उसको हम अधिक से अधिक कितना टाइम उसमें लग जाता है। ठीक है। ये हम डे वन के क्लास में हम इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाए हुए हैं कि ये लेवल क्या होता है, पीरियड रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होता है। ठीक है। तो अधिक से अधिक कितने दिनों में, कितने वीक में, कितने मंथ में हम अपना ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए हमने यहाँ यूज किया रीऑर्डर लेवल। ठीक है ना, जो हमने यहाँ से हमको मिलेगा रीऑर्डर क्वांटिटी। अब हमको और कितनी क्वांटिटी की जरूरत है ताकि हमारा लेवल फिर से मैक्सिमम की तरफ चला जाए। ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे मिनिमम वाले पोर्शन को, यानी कि मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये पोर्शन हम जब माइनस कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम पता चल जाएगा। और फिर मिनिमम स्टॉक लेवल यदि हमको चाहिए तो रीऑर्डर लेवल से हम क्या करेंगे, नॉर्मल वाले पोर्शन को क्या करेंगे, नॉर्मल वाले लेवल को क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको देखना होगा कि एवरेज रीऑर्डर पीरियड या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड यदि हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो हमको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या तो पता रहेगा या और मिनिमम रीऑर्डर पता रहेगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट हमारा आएगा वो एवरेज या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज के लिए पता है कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट को क्या करते हैं, प्लस करके 2 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो हमारा जो लेवल आता है वो एवरेज स्टॉक लेवल या नॉर्मल स्टॉक लेवल भी इसको कह सकते हैं, कंप्यूट हो जाता है। ठीक है। चलिए फिर से हमारा पांचवा जिसको है वो उसको बोलते हैं हम लोग डेंजर लेवल। क्या होता है, डेंजर लेवल कैसे हम कंप्यूट करते हैं, तो कहता है क्या कि जैसे ही मिनिमम, जैसे ही हमारा स्टॉक है, ठीक ना, स्टॉक का लेवल जो है मिनिमम लेवल से नीचे की तरफ आ जाता है, बिलो हो जाता है, ठीक है, तो हम कहाँ चले जाते हैं,
तो हमारा स्टॉक जो है डेंजर लेवल की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एवरेज कंजम्पशन या एवरेज डिमांड या एवरेज रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इनटू लीड या मैक्सिमम टाइम लीड या मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, ये भी आपका क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि इमरजेंसी हमारा परचेज जो है कि अधिक से अधिक कितने समय में हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के व्यू से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे कंप्यूट होता है। हमने फॉर्मूला सामने, जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखेगा, ठीक है। तो चलिए आप देख रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारे बुक्स का एग्जाम्पल, अपने ही बुक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जो आपके पास अवेलेबल है अभी। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है ना, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स। आपको 3 चीज ही पूछा है यहाँ पे। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में 4 लेवल पूछ दे या किसी में 5 लेवल पूछ दे। तो जैसे क्वेश्चन आपका रिक्वायर करेगा वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और हम देखते हैं कि क्या क्या डेटा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें हम देख पा रहे हैं, आप लोग भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियो के अंदर, मैक्सिमम कंजम्पशन 140 यूनिट पर डे है, नॉर्मल कंजम्पशन 100 यूनिट पर डे है, मिनिमम कंजम्पशन भी आपका 60 यूनिट्स दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी है 1000 यूनिट, ठीक है। रीऑर्डर पीरियड है 10 to 14 डेज। रेफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा केयर करेंगे हम लोग कि रीऑर्डर पीरियड 10 to 14 डेज जो है, जो हमारा 10 डेज होगा वो हमारा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कहलाता है, और 14 डेज जो है वो हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कहता है। और यहाँ क्वेश्चन में नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी दे दिया है 12 डेज, ठीक है ना, ओके। अगर नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीरियड यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हमारा जो रीऑर्डर पीरियड दिया है, ठीक ना, मिनिमम प्लस मैक्सिमम करते हैं, बाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 12 डेज ही आता हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मेरा 1 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल 1, और इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं, एग्जाम्पल 1 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले रीऑर्डर स्टॉक लेवल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन। तो हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, एग्जांपल के अंदर 140 यूनिट हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन हुआ है इनटू, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है 14 डेज है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया 14 डेज। तो जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक वैल्यू आएगा जिसको हम बोलेंगे 1960, यानी कि 1960 यूनिट्स का हमारा जो वैल्यू आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं मैक्सिमम लेवल, हम भी कंप्यूट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम लेवल के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट था, तो आइए देखते हैं। रीऑर्डर लेवल तो 1960 हमने यहाँ पे देखा, इसमें हम प्लस कर देंगे रीऑर्डर क्वांटिटी। तो हमने कितने क्वांटिटी का रीऑर्डर किया, 1000 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 1000 यूनिट, इसमें प्लस कर देंगे हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, जैसे कि फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं। मिनिमम कंजम्पशन कितना था इस क्वेश्चन के अंदर, तो मिनिमम कंजम्पशन हम देख पा रहे हैं 60 यूनिट्स था। कितना था, 60 यूनिट, और इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो था हमारा 10 डेज था। कितना था, 10 डेज। इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक फिगर मिलेगा, ठीक है। तो 2960, ठीक है, कितना हो जाएगा 2960, और ये हो जाएगा 600। तो 2960 में से 600 अगर हम घटा रहे हैं तो 2360 का हमारा डायरेक्ट अगर हम फिगर निकालें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कंप्यूट करते हैं। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कंप्यूट करने के लिए रीऑर्डर लेवल हमको प्रिपेयर रखना होगा 1960 यूनिट जो है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे एवरेज वाले क्वेश्चन को। एवरेज कंजम्पशन हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 100 यूनिट हुआ है, कितना 100 यूनिट,
इनटू इसको 100 से एवरेज रीऑर्डर पीरियड जो है 12 डेज है, 12 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू हमारा निकल के आएगा वो कहलाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1200 ये हो जा रहा है, 1960 ये हो जा रहा है, तो 1200 1960 में से 1200 अगर हम माइनस करते हैं तो 760 का हमारा एक फिगर आएगा, वो हमारा होगा मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक उसी तरह यदि हम एवरेज स्टॉक लेवल को अगर हम कंप्यूट करना चाहें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ। चलिए देख पा रहे हैं नीचे की थोड़ा नीचे मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा जो है 2360, अगर हम इसी क्वेश्चन में बनाना चाहें तो बन सकता है, और मिनिमम लेवल हो गया 760 और डिवाइड इसको करेंगे 2 बाय फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो हमारा एवरेज लेवल भी यहाँ पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कितना होता है। तो 23 7 30 3120 डिवाइडेड बाई 2, 3120 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको जो निकल के आएगा, ठीक है, 1560 यूनिट्स निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा सारा यूनिट्स में रहेगा, यहाँ पे यूनिट्स, केजी में हो तो केजी में, टन में है तो टन में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एग्जांपल नंबर 1, देख पा रहे हैं आप लोग, जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने बुक्स का सारा क्वेश्चन इसी बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 के बारे में, ठीक है ना, जो कहता है इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, या इसको हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, जो हमारा टॉपिक नंबर इस मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर टॉपिक नंबर 2 रहने वाला है। तो आइए देर न करते हुए आज के इस टॉपिक नंबर 2 को भी हम समाप्त करते हैं। कहता क्या, इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी EOQ मीन्स यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल्स to be ordered at a time from the raw material suppliers। कहता क्या है, ठीक है, कि रॉ मटेरियल्स जो है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी जो है, ठीक ना, कि रॉ मटेरियल्स का जो यूनिट होता है कि हम उसको कितना ऑर्डर करें सप्लायर को, ताकि वो टाइम पे हमको क्या करे, सप्लाई कर सके या डिलीवर कर सके। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं कि ऑर्डर का हमारा साइज क्या होगा, कितना यूनिट, कितना केजी हमारा ऑर्डर होगा, और लॉट साइज, ठीक ना, लॉट मतलब शेप होता है कि कितने लॉट में हमारा जो मटेरियल्स है वो हमारे यहाँ डिलीवर हो जाए, हमारे वेयर हाउस या हमारे गोदाम के अंदर। ठीक है, फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोले EOQ इक्वल टू क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ ऑर्डर, साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर व्हिच बोथ, और व्हिच बोथ में हम लोग दो चीजों को डिस्कस करेंगे, ऑर्डरिंग एंड केयरिंग कॉस्ट आर मिनिमम या रिड्यूस। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, और जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, ठीक है, अगर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसमें हमको ध्यान ये रखना है कि ऑर्डरिंग और केयरिंग कॉस्ट जो है हमेशा हमारा मिनिमाइज होना चाहिए, यानी कि रिड्यूस होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, नोट ऑफ द टर्म्स ऑर्डरिंग एंड केयरिंग कॉस्ट। ठीक है ना, एक टर्म जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डीपली आप लोग के सामने लेकर आए हुए हैं, थोड़ा इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कहता है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज बाइंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोग बाइंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर टू सप्लायर। और इस तरह का जो कॉस्ट होता है, ठीक ना, कि वो क्या होता है कि क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर, ठीक ना, ऑर्डर को एक सप्लायर को ऑर्डर बनाने में या उसको प्रोसेसिंग करने में, पहुंचाने में क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, केयरिंग कॉस्ट क्या होता है हम ये भी देखेंगे। केयरिंग कॉस्ट आर आल्सो नोन एज स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है ना, जो स्टॉक को होल्ड किया रहता है। दिस कॉस्ट आर होल्डिंग ऑफ आइटम इन इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक है ना, और इस तरह का जो कॉस्ट होता है तो इन्वेंट्री या स्टॉक के जितने भी मद होते हैं उसको क्या होता है, जितने भी आइटम होते हैं उसको होल्ड किए होता है, रखे हुए रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना, कि हाउ टू कंप्यूट या हाउ टू डिटरमाइन इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी।
तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे ताकि हम फिर आगे वाले टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, तो टॉपिक नंबर 2 में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग को करना है। टॉपिक नंबर 2 कवर करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है कि हाउ टू कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ईओक्यू यानी कि आर्थिक आदेश मात्रा की गणना कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी भी कर सकते हैं। कहता क्या है कि द फेमस मैथमेटिशियन, ठीक है ना, मैथमेटिशियन विल्सन, ठीक ना, एक फेमस मैथमेटिशियन है, ठीक ना, विल्सन, जिनका नाम विल्सन है, प्रोवाइड या गिवन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है जिनका नाम विल्सन है, उन्होंने एक फॉर्मूले को प्रोवाइड किया है, फॉर्मूले को दिया हुआ है, ठीक ना, जिससे हम इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि एक्चुअल में हमको कितने मटेरियल या गुड्स की हमारे रिक्वायरमेंट है, हमको कितने और ऑर्डर पास करना है, ठीक है ना, यानी कि कितना यूनिट, कितना केजी, कितना टन, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यहाँ पे दिया, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी रूट अंडर 2as डिवाइडेड बाई सी, 2as डिवाइडेड बाई सी। अब हम देखते हैं कि हमको एक एक अगर टर्म्स को हम यहाँ पे क्लियरिफाई करते हैं, ठीक ना, तो देखते हैं क्या क्या हमारा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर 2 इक्वल टू 2 क्या होता है, पता है क्या, इट इज अ कांस्टेंट फिगर या नंबर, फिगर्स या नंबर, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एनुअल यूजेस या कंजम्पशन भी कर सकते हैं, एनुअल यूजेस या एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ मटेरियल, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, यानी ये देख लेते हैं, एस इक्वल टू क्या होता है, तो एस इक्वल टू हमने यहाँ पे देखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑर्डर से इसको इंडिकेट करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑर्डर, या इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर भी कह सकते हैं, प्लेसिंग एंड ऑर्डर भी इसको कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कभी कभी हमारे क्वेश्चन में या तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, यानी कि पर ऑर्डर का हमारा प्लेसिंग कॉस्ट क्या आने वाला है वो भी आपका अवेलेबल हो सकता है। थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एंड प्लेसिंग ऑर्डर, ये हो गया। और सी इक्वल टू क्या होता है, तो सी इक्वल टू देखेंगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमको 1 यूनिट, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, कभी कभी यह डायरेक्ट दे दिया रहता है और कभी कभी हमको ये अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री
इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। इसको इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोग एनुअल कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट का निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, हमने यहाँ पे देखा कि कौन सा, हमको एक मैथमेटिशियन है विल्सन, जिनका नाम है, एक फॉर्मूला प्रोवाइड किए हैं जिससे हम इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या यूज किया, 2as into c, 2as by c रूट अंडर। ठीक ना, तो यहाँ पे हमने बताया कि इसमें जितने भी टर्म्स यूज किए गए इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि एक एग्जांपल से कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, और कैसे इसको हम लोग सॉल्व। चलिए, हमारा एक एग्जांपल आप देख रहे हैं। ठीक है, कि कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा ascertain the economic order quantity and number of orders every year, number of orders every year। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर एवरी ईयर। ठीक है, तो कैसे हम इसको कंप्यूट करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं इसको। इन सारे चीजों को हम यहाँ पे फिलिंग कर देते हैं ताकि हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व कर सके। आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके बुक्स में। सॉल्यूशन यहाँ पे हम करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे ले लिया है। ठीक ना, रूट अंडर 2as बाई सी का फॉर्मूला। ठीक है, आपके क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हमारे डेटा के नाम पर क्या है, एनुअल यूजेस या कंजम्पशन है 2000 यूनिट। ठीक है, तो 2 इक्वल टू इट इज कांस्टेंट, सो लिख देंगे ऐसे कांस्टेंट फिगर। ठीक है, ए एनुअल हम देख रहे हैं कि 2000 यूनिट जो हमारा है वो 2000 यूनिट जो है ये है हमारा एनुअल यूनिट्स है। ठीक है ना, एनुअल यूनिट्स है या एनुअल कंजम्पशन भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर जो हमारा दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग या रिसीविंग ऑर्डर जो है वो हमारा देख रहे हैं 30 है। ठीक ना, तो हमारा एस क्या होता है, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 रुपीज हो जाएगा, रुपीज 30। ठीक है ना, रुपीज 30 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर हम देखते हैं सी, सी इक्वल टू क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ये हमारा कितना है, तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 20 रुपीज है और एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट जो 20 रुपया हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक ना, उसका 10% जो है एनुअल कैरिंग कॉस्ट होगा। तो 20 का 10% यदि हम करते हैं तो ₹2 आ जाता है, क्या, दैट कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे फिगर को हमने यहाँ पे क्या किया, कंप्यूट कर लिया। क्या किया, कंप्यूट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू जो है क्या आता है, तो हम इसको यहीं पे कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, फिर से लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू, इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू ए का वैल्यू 2000 इंटू ए का वैल्यू 2000 हो गया, एस हमारा है 30 रुपीज, एस कितना है 30 रुपीज बाई सी, सी है 2 रुपीज। ठीक है, तो इसको फिर से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेट करने के बाद कि 1,20,000 रुपया हो जा रहा है। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। जैसे ही डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर 60,000
60,000 2 से डिवाइड करेंगे। अब इस रूट को जब हटाएंगे यहाँ से 60,000 को, तो हमारा जो वैल्यू आएगा लगभग 245 यूनिट्स जो है अप्रॉक्स हमारा आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट और आगे की ओर हम चलते हैं। नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तो आज का हमारा जो टॉपिक था डे 2 में, ठीक ना, हाउ टू कंप्यूट हाउ टू कंप्यूट लेवल ऑफ मटेरियल या इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक है, और अब हमने देखा कि कैसे हम लोग ने जितने भी लेवल है आपको स्टॉक या इन्वेंट्री के, उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया। और दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, जो हमारा मेन जो है ऑर्डरिंग एंड प्लेसिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो था। और हमने देखा कि हाउ टू कंप्यूट इसको कैसे हमने एक विल्सन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया था, उस फॉर्मूले को यूज करके हमने इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी को बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट कर लिया था। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट एंड कीप मोटिवेटिंग yourself and be positive. Stay home, stay safe in this pandemic situation. I am sure that you become success in any exam. Thank you. Bye bye.